वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक बिजी रेस्टोरेंट किचन पे आधारित फिलीपींस देश की एक रोमांटिक ड्रामा मिनी सीरीज। इस इंटरेस्टिंग सीरीज के टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर सारे एपिसोड्स को हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। तो चलिए इस सीरीज का आनंद लेते हैं। स्वागत आप सभी का। तो कहानी की शुरुआत में एला नाम की शेफ को दिखाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है और आज के मेन्यू के हिसाब से डिशेस बनाने की पूरी तरह से तैयारी कर रही होती है। फिर इस किचन के हेड शेफ शिको का कॉल आता है। असल में ये रेस्टोरेंट शिको के पिता का है दोस्तों। ये किचन पूरी तरह से शिको के कंट्रोल में है। मतलब बहुत ही सख्त आदमी है शिको। वो वक्त का बहुत ही पाबंद है और अपने शेफ से भी वही एक्सपेक्ट करता है। किसी से प्यार से बात करना जैसे उसको आता ही नहीं है। मतलब थोड़ा सख्त वाला आदमी है यार। वो हमेशा किसी न किसी पे चिल्लाता रहता है और डांट फटकार कर ही वो सभी से काम करवाता है। लेकिन आज वो खुद 5 मिनट लेट आ गया। अब आया ना मजा, इसीलिए एला को कॉल करके इन्फॉर्म कर रहा है। खैर एला की बात करूं जो कि शिको के बाद सेकंड लेवल शेफ है, वो कहती कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। दूसरी शेफ एला से कहती कि तुम्हारी और शिको की बहुत समय से लव स्टोरी चल रही है, लेकिन फिर भी तुम दोनों खुलकर इस बारे में बात करते नहीं, क्यों? इतने में कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है और एला को लगता है शायद शिको आ गया, तो वो अपना एक डिश प्यार से उसके मुंह में ठूस देती है। लेकिन फिर पता चलता है कि वो शिको नहीं, नया बिजनेस कंसल्टेंट है दोस्तों जिसका नाम है रेमंड। वैसे जब से शिको ने इस किचन को संभाला है ना, रेस्टोरेंट लॉस में चल रहा है। कस्टमर्स को यहाँ का मेन्यू उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शिको मेन्यू चेंज करना ही नहीं चाहता। वही है ना अकड़ उसके पास। इसलिए तो यहाँ की सिचुएशन को एनालाइज करने, इसमें सुधार करने और यहाँ पे क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए शिको के पापा ने दोस्तों इस रेमंड को अपॉइंट किया हुआ है। पर उसका ना शिको को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहता है कि मेरे पापा ने तुम्हें भेजा इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारा काम किचन के बाहर है, अंदर कभी मत आना। इसी बीच एला शिको को शांत करने की कोशिश करती है पर वो उस पे भी भड़क जाता है। लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से वो शांत हो जाता है दोस्तों। लगता है वो एला से बहुत प्यार करता है और उसकी बात को सुनता भी है। अब अगले सीन में एक मीटिंग होती है जिसमें शिको अपने स्टाफ से कहता है कि देखो भाइयों, हमें अपने रेस्टोरेंट को मुनाफे की राह पे लेके जाने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। इस रेस्टोरेंट को नंबर 1 बनाना होगा और ये सब मेरे नहीं, आप सभी के हाथ में है। वो यहाँ पर दोस्तों ये भी कहता है कि बहुत ही जल्दी एक बड़े मैगजीन का रिव्यूअर इस रेस्टोरेंट में आने वाला है। वो एक बड़े मैगजीन में रिव्यू लिखता है। अगर उसे हमारा काम पसंद आ गया तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम उस मैगजीन में आ जाएगा और मुझे बेस्ट शेफ का खिताब मिलेगा। और वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में सब कुछ ना प्री बुकिंग से चलता है। इसलिए शिको उनको समझाता है कि आज किस टेबल पे कौन सा मेहमान आएगा और किस टेबल में कौन सा डिश सर्व करना होगा। तो एक टेबल पे कोई कपल अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आ रहा है, तो दूसरे टेबल पर कोई अपनी पहली सैलरी मिलने की खुशी को एंजॉय करने आ रहा है। इतना ही नहीं, शेफ्स और सर्विंग स्टाफ को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि किस मेहमान को कौन सा फूड से एलर्जी है, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ बता दिया होता है ताकि एक छोटी सी भी गलती ना हो और कस्टमर्स को तिनका भर भी किसी चीज में असहज ना फील हो। अब वहाँ टेसा नाम की एक मेहमान अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है। टेसा को कैंसर है दोस्तों और उसके सर पे बाल नहीं है। रिसेप्शनिस्ट उसे बहुत ही अजीब तरह से देखने लगती है, तो टेसा कहती है कि मेरा मुंह देखकर बात करो ना, मेरे सर पे क्या है। अब फिर रिसेप्शनिस्ट उससे माफी मांगती है और टेसा को उसके लिए जो भी टेबल बुक था वहाँ पे बिठाया जाता है। पर वो अपने टाइम से 1 घंटा पहले आ गई। इस वजह से किचन में शेफ्स पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है क्योंकि उस टेबल की डिशेस जल्दी बनानी पड़ेंगी उनको। अब टेसा ने बुकिंग के वक्त ये तो कहा था कि उसके साथ 4 फ्रेंड्स आएंगे, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा फ्रेंड्स को लेकर आ गई है। अब ये जानकर शिको और गुस्सा हो जाता है कि पहले तो टाइम से पहले आ गई, ऊपर से ज्यादा लोगों को भी लेकर आ गई। और वैसे शिको को सिर्फ गुस्सा करना आता है दोस्तों, शांति से काम लेना उसको आता नहीं है। और अगर भाई किसी ने उसके नाइफ सेट से चाकू निकाल कर वापस उसको नहीं रखा ना, तो फिर तो समझो उसका काल आ गया। इस तरह बात बात पे वो सभी पे चिल्लाता रहता है। हाँ, कभी कभी तो वो एला को भी नहीं बख्शता, सभी के सामने उस पे भी चिल्ला देता है। अब वो कोई डिश बना रही होती है और कहती है कि इसको बनाने में 10 मिनट लगेंगे। शिको कहता है कि 10 मिनट क्यों लगेंगे बताओ, मैं इसको 10 मिनट से कम समय में बनाकर दिखा देता हूँ। कहकर वो उस डिश की तैयारी खुद करने लग जाता है और हाँ यार दोस्तों, 6 मिनट में ही डिश को तैयार कर देता है। इस बात पर तो फिर वो अपना ढिंढोरा पीटने लगता है कि देखा देखा, 10 मिनट के बजाय 6 मिनट में मैंने काम कर दिया। फिर टेसा और उसके फ्रेंड्स को उनके डिशेस सर्व किए जाते हैं। टेसा अपनी पसंद के कुछ डिशेस ऑर्डर करती है जो कि उसके फ्रेंड्स के हिसाब से अनहेल्दी है। वो उसको खाने से मना करते हैं। फिर वो गुस्सा होकर सुट्टा मारने बाहर चली जाती है। कहती है यार, कुछ ही दिनों में मैं मरने वाली हूँ, अब हेल्दी खाकर मुझे कौन सा फायदा होने वाला है। कम से कम मरने से पहले मुझे अपनी पसंद का तो खाने दो। अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, नहीं तो चले जाओ। इस पर उसके फ्रेंड्स को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो उससे लिपट जाते हैं। कहते हैं कि ठीक है यार, ठीक है, तुम अपनी मर्जी से खा लो जो खाना है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी ओर शिको को दिखाते हैं जिससे उसके पेरेंट्स कॉल करके एडवाइस देते हैं कि बेटा बेटा बात सुनो, तुमसे किचन मैनेज नहीं होगा, हम वो रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं, तुम कोई और बिजनेस कर लो। लेकिन शिको के अंदर एक चीज बढ़िया है कि वो हार नहीं मानना चाहता। उस रात काम के बाद वो एला को घर ड्रॉप करने जाता है। वो एला को वैसे किस करने की भी कोशिश करता है, तो एला मना करते हुए कहती है नहीं नहीं, अब इस तरह और नहीं चलेगा, तुम पहले अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करो, फिर हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना मुझे भूल जाओ यार, ये मजा नहीं आता ऐसे करने में। कहकर एला उतर जाती है। शिको भी गाड़ी घुमाकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन ड्राइव करते करते वो एला को सॉरी बोलकर कोई मैसेज
टाइप करता है। एला काफी सख्ती से रिप्लाई करती है कि ब्रेकअप पहले करो, उसके बाद प्यार करना मुझसे, मतलब ब्रेकअप अपनी पहली वाली गर्लफ्रेंड से। फिर भी उसका दिल नहीं मानता और वो आई लव यू मैसेज कर देती है। लेकिन अब क्या है ना, उसके मैसेज का शिको रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि फोन को छेड़ते हुए गाड़ी चलाने की वजह से शिको का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल। फिर शिको की माँ रेमंड को कॉल करके कहती है कि शिको का एक्सीडेंट हो गया, न जाने उसको ठीक होने में कितने दिन लगेंगे, तुम किचन का जिम्मा किसी और एक्सपीरियंस शेफ को दे दो। तो रेमंड कहता है एला काफी काबिल शेफ है, वो जरूर किचन को बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएगी, लेकिन फिर भी मैं बाकी शेफ से बात करके आपको कल खबर कर दूंगा। अगले दिन किचन में काफी कंफ्यूजन होता है क्योंकि शिको नहीं आया। अब यहाँ पे कोई नहीं जानता कि शिको का एक्सीडेंट हो चुका है। उनको तो ये लगता है कि शायद शिको आज भी लेट आने वाला है। तो यहाँ पर एला किसी तरह शेफ्स को काम बांट कर देती है और जैसे तैसे मैनेज कर रही होती है। तब रेमंड आकर बता देता है सभी को शिको का एक्सीडेंट हो गया और फिलहाल वो कोमा में है, शायद अगले कुछ महीनों में वो कोमा में ही रहेगा। और सभी को पहले तो बहुत आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया। सब घबरा जाते हैं क्योंकि शिको के बिना किचन को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। पहले से रेस्टोरेंट घाटे में चल रहा है और अब शिको नहीं रहेगा तो शायद रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, सबकी नौकरी चली जाएगी। तो रेमंड कहता है कि अगले 2 दिन मैं शिको की माँ से बात करके अनाउंस कर दूंगा कि अगला हेड शेफ कौन होगा। अब दोस्तों एला शिको को देखने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है, लेकिन रेमंड उसको रोक देता है। कहता है शिको के बाद यहाँ अगर कोई हेड शेफ बनने के काबिल है तो वो तुम हो, इसीलिए प्लीज किचन को मैनेज करो, शाम को जाना हॉस्पिटल। तो एला उसकी बात मान जाती है। इसी बीच काल नाम का एक सीनियर शेफ जो एला से कई ज्यादा कुकिंग में एक्सपीरियंस है, उसको ये लगता है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से तो अब मुझे बनाया जाएगा अगला हेड शेफ। उसका सीधा कंपटीशन होता है एला से, जो शिको की गैर मौजूदगी में किचन को मैनेज करती है। एला तो शेफ्स को इंस्ट्रक्शंस देती है कि अब ऐसा करो वैसा करो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता यार। रेस्टोरेंट में दोस्तों एक बुजुर्ग कपल आए होते हैं। आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और शायद इनकी आखिरी वेडिंग एनिवर्सरी भी, क्योंकि इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। कमाल है यार, इस उम्र में बताओ। पति पत्नी से काफी चिढ़ के बातें कर रहा होता है। असल में पति को ना अल्जाइमर्स डिजीज है, जिसकी वजह से उसका मूड स्विंग बहुत ही ज्यादा है। वो बात बात पे पत्नी को कोसता रहता है, बहुत चीजें भूल भी जाता है। इसी बात से इनके बीच कोई टकरार हो चुकी है और दोनों तलाक तक पहुंच चुके हैं। एला फिर पति को उसकी पसंद का कोई डिश ला कर दे देती है, लेकिन वो उसमें भी कमियां निकालने लग जाता है। पर पत्नी कहती है कि डिश सच में देखो कितना बढ़िया है, एक बार खा के तो देखो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। लेकिन दोस्तों पत्नी की बात माननी पड़ेगी यार। वो एला से कहती कि सच में बहुत ही टेस्टी था, तुम उस बुढ़े की बात का बुरा मत मानना, बहुत बढ़िया था तुम्हारा डिश। पर एला कहती कोई बात नहीं, मैं उनके लिए और बेहतर डिश प्रिपेयर करके लाती हूँ। कहकर वो जाती है किचन में और उस डिश को और इम्प्रूव करके तैयार करती है। रेमंड कहता है ओ एक डिश को दोबारा बनाने से खर्चा बढ़ेगा, पर एला कहती कि देखो खर्चे से ज्यादा मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है। एक कस्टमर खुश हुआ तो वो दूसरों को भी तो बताएगा और इस तरह हमारे रेस्टोरेंट का अच्छा नाम होगा ना। तो एला उस कपल के लिए उसी डिश को बेहतर बनाकर लेकर आती है और पति उसको टेस्ट करता है ना, जब उसका पूरा गुस्सा उतर जाता है, क्योंकि एला का डिश वाकई में लाजवाब होता है। ये लोग अपनी आखिरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, लेकिन एला का डिश खाकर दोनों को अपनी पहली मुलाकात और प्यार वापस से याद आ जाता है। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लग जाते हैं और अपनी जो लड़ाई हुई थी भूल जाते हैं। दोस्तों दोनों बहुत खुश होते हैं। जाते जाते पत्नी एला को गले लगा लेती कि बेटी तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी वजह से हमारी इतनी सालों की शादी बच गई। और ये सब देखकर रेमंड को पक्का यकीन हो जाता है कि किचन को संभालना अगर किसी की बस की बात है तो वो पक्का एला की बात है। वो शिको की माँ को भी मैसेज कर देता है कि अब से किचन की हेड शेफ एला होगी। वो इस पोजीशन को डिजर्व भी करती है। दूसरी ओर एला शिको को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती, लेकिन वहाँ उसे शिको को देखने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो तो आईसीयू में है और शिको के नजदीकी रिश्तेदार के अलावा किसी और को अलाउ किया ही नहीं जाता वहाँ पे। तो बेचारी एला टेंशन में वापस आ जाती है और किचन में कुछ बनाने लग जाती है। रेमंड उसको समझाता है कि अब इस किचन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसीलिए अपने पर्सनल इमोशंस को प्लीज साइड में रख लेना और इस रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल बनाने के हर पैतरे अपनाना। अगर ये रेस्टोरेंट बंद हो गया ना तो यहाँ के स्टाफ्स की नौकरी चली जाएगी यार, उनके परिवारों का क्या होगा, इसलिए प्लीज जो भी करना अब से इस सोच से करना कि मुनाफा हो। तो एला भी उसकी बात को मान जाती है, लेकिन शिको के ना होने से दोस्तों यहाँ सभी अपनी मनमानी करना चाहते हैं। कोई भी एला की बात को सीरियसली लेता नहीं। अमेरिका से एक इंटर्न आया होता है जो कि यहाँ पे काम सीखने आया है, लेकिन ना वो कोई काम सीखता है और ना ही कोई काम करता है, रोज देर से आता। एला कुछ कहती है तो उसको मानता नहीं। ऊपर से काल अपना अलग ही एटीट्यूड दिखाता है, क्योंकि वो अपने से कम उम्र के शेफ से और वो भी एक लड़की से ऑर्डर सुनना पसंद नहीं करता। अगले सीन में रेमंड और एला बाहर स्मोक कर रहे होते हैं। तब रेमंड उसको बताता है कि बहुत ही जल्दी बेस्ट शेफ आर्टिकल पब्लिश होगा। एक नॉर्मल गेस्ट की तरह रिव्यूअर्स आएंगे और हमारे रेस्टोरेंट के डिश को रेट करेंगे। अगर उसमें तुम जीत गई ना तो हमारे रेस्टोरेंट का भी बहुत ही अच्छा नाम होगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। इसलिए तुम छोटी छोटी बातों से निराश मत होना और अपने काम पे बढ़िया तरीके से ध्यान देना। उस दिन रेस्टोरेंट में 2 औरतें आती है। ये औरत जो स्मोक कर रही है इसका नाम है टीना और दूसरी जो व्हाइट ड्रेस में है ना वो है ब्रिटानी। टीना डेविड नाम के एक आदमी की पत्नी है और ब्रिटानी डेविड की गर्लफ्रेंड। वाह यार दोनों डेविड का इंतजार कर रही होती हैं।
असल में आज है डेविड का बर्थडे, तो दोनों उसी को सेलिब्रेट करने आई हैं और दोनों एक ही डिश ऑर्डर करती हैं, लेकिन अलग अलग फ्लेवर्स में। टीना ब्रिटानी से कहती है एक काम करते हैं, हम दोनों एक ही टेबल पे बैठ जाती है, इन्हें सर्व करने में आसानी होगी। एक फ्लेवर एला बनाती है और दूसरा वाला फ्लेवर बनाता है काल। लेकिन काल जो फ्लेवर तैयार कर रहा होता है उसका एक इंग्रेडिएंट किचन में खत्म हो चुका है। अब वो हो जाता है गुस्सा और डिश को आधा अधूरा छोड़कर चला जाता है। अब वो वाला डिश भी एला को बनाना पड़ जाता है दोस्तों, पर वो काफी अच्छा मैनेज करती है और जैसे तैसे उस दूसरे फ्लेवर को भी बनाकर दोनों को दे देती है। एक बार चखकर दोनों एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और एक दूसरे को खिलाने पे लगी होती है। मतलब दोनों इतनी खुश होती है ना कि वो अब एक दूसरे को दुश्मन की तरह नहीं देखती बल्कि अच्छे दोस्त की तरह देखती हैं। दोनों फिर अपने दिल की बातें शेयर करती हैं। टीना कहती है कि शुरू में डेविड मेरी बहुत ही केयर करता था, लेकिन शादी के कुछ साल के बाद उसका मुझ पे ध्यान हट गया। हमारे बीच ना कोई नजदीकी रही ना ही कोई प्यार। ब्रिटानी भी कहती कि हाँ, शुरू में वो मुझे बड़े प्यार से ट्रीट करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जैसे कोई फीलिंग्स नहीं बची। मैं तो उससे ब्रेकअप करने जा रही हूँ। दोनों मिलकर यहाँ डेविड के लिए एक नोट छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन वो एला की डिशेस की बहुत ही तारीफ करके जाती हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कहती है एक काम करना, हम दोनों का जो भी बिल बनेगा वो डेविड देगा, उसी ने ये टेबल बुक किया था। कुछ देर के बाद आता है डेविड, तो उसे टीना और ब्रिटानी दोनों का बिल देना पड़ जाता है। अब वो टेबल के नीचे रखा हुआ नोट भी देखता है जिसमें दोनों ने लिखा हुआ है, हम दोनों तुमसे ब्रेकअप कर रही हैं और अब तुम अपनी भद्दी सी जिंदगी अकेले जी लेना। दोस्तों, अब सभी कस्टमर्स को एला की तारीफ करते देखकर रेमंड अनाउंस कर देता है कि जब तक शिको ठीक नहीं हो जाता तब तक एला हेड शेफ रहेगी। और ये सुनकर काल को जो जलन होती है ना, क्या बोले। इसी बीच शिको की माँ एला को हॉस्पिटल जाकर शिको को देखने की परमिशन दे देती है। एला भी जाती है वहां पे और कोमा में पड़े हुए शिको से बातें करने लगती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और जब तक तुम वापस नहीं आ जाते किचन को मैं संभाल लूंगी, फिक्र मत करना। तब वहां पे एक औरत आती है और वो खुद को शिको की मंगेतर बताती। दोस्तों, एला बिल्कुल शॉक, क्योंकि शिको ने कहा था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये नहीं कहा था कि उसकी मंगनी भी हो चुकी है। और फिर एला खुद को शिको की कलीग बताकर चली जाती है। क्या कहती है यार इस समय वो। फिर वो किचन में जाकर काम पे लग जाती है, लेकिन बहुत उदास होती है। रेमंड उसको दिलासा देता है कि प्लीज यार तुम काम पे फोकस करो। वो एला को अपना खाना भी देता है क्योंकि वो जानता है कि एला ने कुछ खाया नहीं होगा। फिर वो कोई डिश बनाने में लग जाती है। उसे होती है बर्फ की जरूरत, तो वो दूसरे शेफ्स को बर्फ लाने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी ये काम करने को तैयार नहीं होता। और तब जाकर एला रियलाइज करती है कि अगर उसकी जगह पे कोई आदमी होता तो दूसरे मेल शेफ्स उसकी बात मानते, लेकिन जब एक औरत लीड करती है तो आदमियों को मुझे लगता है ये बात हजम नहीं होती। ऐसा होता है एला का सोचना। तो रेमंड उसको अकेले में ले जाकर कहता है कि देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम रिक्वेस्ट करती हो। अरे ऑर्डर दिया करो ना कि ये कर वो कर, रिक्वेस्ट मत करो। उनसे जरा कड़ के बात करो, लगना चाहिए तुम हेड हो, तब देखना हो तुम्हारी बात मानेंगे। तो अगले सीन में एला ब्रेक लेकर सुट्टा मारने बाहर जाती है। वहां पे काल खड़ा होता है तो एला उसको कहती है लाइटर देना, लेकिन वो फिर भी एटीट्यूड दिखाता है और किसी को कॉल करके ये शिकायत कर रहा होता है कि मेरे एक्सपीरियंस के बावजूद शिको की माँ ने मुझे हेड शेफ नहीं बनाया, बल्कि पता है एक लड़की को हेड शेफ बना दिया जिसकी उम्र मुझसे मेरे आधे के बराबर होगी। इस तरह दोस्तों फोन पे किसी से बता रहा होता है, वो भी एला के सामने। और वो लड़की पहले तो शिको के साथ घूमती रहती थी, लेकिन अब वो रेमंड के साथ है। अरे ऐसी लड़कियों को पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं कब किसके साथ हो जाती है। इस तरह वो एला के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहा होता है। पर उस तरफ से जो फोन के अपोजिट में होता है ना, मतलब जो बात कर रहा है, वो इसको यानी काल को एडवाइस देता है कि तुम यार ये हर चीज को नेगेटिविटी के नजरिए से मत देखो। तुम एक बार उस लड़की के साथ कोऑपरेट करके तो देखो, क्या पता वो शिको से बेहतर शेफ हो और उसके साथ काम करने में तुम्हें आसानी भी हो। एक बार चांस तो दो उसको। अगले सीन में एक बुजुर्ग कस्टमर आती है जिसका नाम है कोंचा। वो कई साल पहले अपने पति से अलग हो गई थी। उसके जवान बच्चे भी उसके साथ नहीं रहते और ना ही उसको देखने आते हैं। लेकिन आज कोंचा का बर्थडे है और उसने अपने बच्चों को यहाँ पर बुलाया है और कहा है कि आज मैं तुम्हें बेटा एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। तो उसके बच्चे लोग भी तैयार हो गए क्योंकि उनको ये लगता है कि माँ पक्का प्रॉपर्टी की बात करेंगी। प्रॉपर्टी का लालच ही ऐसा है यार। तो वो एला से कहती, बेटा आज हमें ऐसा खाना चाहिए जिसको खाकर मेरे बच्चे दांतों तले उंगली दबा दे बस। एला कहती ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, आज देखना सब बढ़िया खाना खाएंगे। और फिर एला उनके लिए खास डिशेस बना रही होती है। तो एक बहुत ही एक्सपेंसिव राइस का इस्तेमाल करके वो डेजर्ट बनाती है। रेमंड पूछता है ये तो बहुत महंगा है। तो एला कहती कोई बात नहीं, इसका रेट आप मेरी सैलरी से काट लीजिएगा, लेकिन उस परिवार को खुश करके भेजना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे लिए क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एला डिशेस तैयार कर लेती है और कोंचा को थोड़ा टेस्ट करने को कहती है। और सच में यार वो दंग रह जाती क्योंकि इतना टेस्टी फूड उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर कोंचा के बच्चे आते हैं। जब कोंचा उन्हें बताती है कि उसने अपने लिए एक नया जीवन साथी चुना है तो बच्चे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। कहते हैं कि इस उम्र में ये सब करके तुम्हें शर्म नहीं आती। तो कोंचा कहती है पति तो मुझे छोड़कर चला गया और इस उम्र में जब बच्चे पेरेंट्स का सहारा बनते हैं तो तुम लोग भी मेरे साथ थोड़ी हो, नहीं रहते ना मेरे साथ तुम लोग। अरे मैं अपनी बाकी की जिंदगी अकेले नहीं रहना चाहती, बस इसीलिए ढूंढ रही हूँ।
अब जवानी हो या बुढ़ापा, हर उम्र में इंसान को किसी न किसी के साथ की तो जरूरत होती ही है और मैंने अपना साथी चुन लिया है, इसमें गलत क्या है। अब शुरू में तो बच्चे राजी नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वो एला का जो बनाया खाना है वो खाने लगते हैं ना, तो जरा शांति से सोचकर कोंचा की बात को एक्सेप्ट कर पा रहे होते हैं। अगले सीन में शेफ्स की एक मीटिंग होती है। रेमंड सुझाव देता है कि अगर हमें रेस्टोरेंट को इम्प्रूव करना है तो मेन्यू को बढ़ाना होगा। एला को उसकी बात सही लगती है। अगर शिको होता तो वही सारे फैसले लेता, लेकिन अब उसकी गैर मौजूदगी में एला ये फैसला लेती है कि मेन्यू को चेंज करने में भलाई होगी। और तो और दोस्तों, रेमंड ने रेस्टोरेंट आइटम्स के सप्लायर्स को भी चेंज कर दिया था और फिलहाल इन्हें काफी फ्रेश चीजें मिल रही होती है। इसीलिए एला समझ पाती है कि रेमंड इस रेस्टोरेंट की तरक्की के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। दूसरी ओर रिसेप्शनिस्ट रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़के को इधर उधर भागते हुए देखती है, तो वो उसे बड़े प्यार से बुलाकर पूछती, बेटा तुम कौन हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? इतने में उस लड़के के पिता आ जाते हैं, जिसको देखकर रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है। उसकी परेशानी देखकर एला कहती है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, क्या हो गया? तो रिसेप्शनिस्ट बताती है, जब मैं 16 साल की थी ना, एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उस उम्र में एक बच्चे को पालना मेरे लिए नामुमकिन था, इसलिए मैंने बच्चा गिराने का सोचा। लेकिन उस लड़के के पेरेंट्स ने कहा कि हमें अपने बेटे को बचाना है, तो मैंने उस बच्चे को जन्म दिया और उनके हाथों में दे दिया और मूव ऑन कर लिया। और वो लड़का कोई और नहीं, उस छोटे लड़के का पिता है। इतने साल तक बताओ वो एक सिंगल पेरेंट के तौर पर उस बच्चे की परवरिश कर रहा था। वो छोटा लड़का दोस्तों इसी रिसेप्शनिस्ट का बेटा है। बहुत रोती बेचारी। तो एला कहती, तुम चिंता मत करो, आज हम उन दोनों को ऐसा खाना खिलाएंगे ना कि वो इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। इस दौरान रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि कुछ ही दिनों में बाप बेटा दूसरे देश जाकर सेटल होने वाले हैं। बहुत दुखी होती है वो अपने बेटे से ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, लेकिन उसके साथ वो खेलती है और समझाती है कि नई जगह पे तुम्हें बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, वहाँ तुम खुश रह पाओगे, पापा की बात मानना, उनको तंग मत करना। फिर वो डिनर खत्म करते हैं तो एला उनको एक स्पेशल आइसक्रीम बना कर देती है, जिसको खाकर वो बच्चा बड़ा खुश होता है यार। फिर वो रिसेप्शनिस्ट को गला लगा लेता है क्योंकि दोनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब दोस्तों, नए मेन्यू के डिशेस को रेमंड टेस्ट करके एला की बड़ी तारीफ करता है। कहता है कि अगर इस तरह की नई डिशेस बनाएंगे तो रेस्टोरेंट टॉप पे पहुंच सकता है, बढ़िया है, कमाल है, वाह। पर इतने में खुलता है दरवाजा और वहाँ पे आ जाता है शिको और किचन में रेमंड को देखकर वो चिढ़ जाता है। कहता है कि ओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम्हारा काम किचन के बाहर है, अंदर कभी मत आना, फिर क्यों आ गए? इस तरह वो पहले की तरह सभी पे चिल्लाता है और डांटता भी है कि किससे पूछकर तुमने मेन्यू चेंज किया। उसको देखकर काल भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि शुरू में उसे एला के साथ काम करने में दिक्कत थी, लेकिन फिर वो एला के साथ मजे करने लग गया। उसको आनंद आने लग गया खाना बनाने में, क्योंकि कम से कम उसको शिको की तरह एला डांटती तो नहीं थी। लेकिन अब शिको आ गया तो उसको अच्छा नहीं लगता। इतना ही नहीं, बेस्ट शेफ मैगजीन का रिव्यूअर किसी भी वक्त एक नॉर्मल कस्टमर की तरह आ सकता है। इसीलिए शिको कहता है कि हर कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी डिश सर्व करो और अच्छे से पेश आओ। इसी बीच रेमंड उसको ये बताने के लिए आता है कि देखो, पिछले कुछ मेहमानों ने, मतलब जब तुम कोमा में थे उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, तब एला किचन को मैनेज कर रही थी और उन मेहमानों ने एला की बड़ी तारीफ करी। उसकी वजह से रेस्टोरेंट को अच्छा मुनाफा हुआ है, कस्टमर्स भी खुश हैं। लेकिन शिको को जैसे एटीट्यूड है, वो नहीं सुनता उसकी और बाहर कर देता है उसको। इसी बीच एक इन्फ्लुएंसर कपल आ जाते हैं अपनी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। सोशल मीडिया में इन्हें बेस्ट कपल चुना गया है। पति कहता है कि मैं अपनी वाइफ के बारे में सब जानता हूँ, कहकर वो अपनी वाइफ का कोई फेवरेट डिश ऑर्डर करता है और जब वो डिश लाया जाता है तो पत्नी कहती है, ये क्यों लेकर आ गए, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस पर पति चिढ़ जाता है कि सभी के सामने यार तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। मतलब दोस्तों, देखा, ये दोनों सिर्फ सोशल मीडिया में बेस्ट कपल है, असलियत में वही झिकझिकबाजी। एला उन्हें तुरंत सर्व करके किचन में जाती है तो शिको तोड़ फोड़ कर रहा होता है क्योंकि किसी ने उसके चाकू वाले सेट से एक चाकू निकाला लेकिन उसको वापस नहीं रखा। अब एला भी उसको ढूंढने में लग जाती है क्योंकि बिना चाकू के ये साइको शांत नहीं होगा। इसी बीच एला दूसरा डिश बनाकर उस कपल को दे रही होती है और तभी दूसरे टेबल पर बैठी औरत वही डिश मांगती है, तो एला उसके लिए भी वही डिश बनाकर लाती है जो उस औरत को पसंद आता है। वो कपल भी काफी इंप्रेस हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एला ने वाकई बहुत ही अच्छा बनाया था। ये कपल यहाँ 3 दिन रहेगा और रोज वो एक नया डिश ऑर्डर करने वाले हैं। दूसरी ओर किचन में शिको एला के साथ चिपकने की कोशिश करता है तो वो गुस्सा हो जाती है। कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो तो तुम्हारी मंगेतर है। ये मेरे साथ प्यार का नाटक करके मेरा फायदा उठाकर उससे शादी करने का इरादा था ना तुम्हारा, है ना? यार तुम तो धोखेबाज निकले। इस बात पे यहाँ भी दोनों का झगड़ा हो जाता है और शिको चला जाता है दोस्तों। उसके जाने के बाद रेमंड आता है। वो एला से बताता है कि किचन का हिटलर लौट आया, अब यहाँ कोई खुश नहीं रह पाएगा। हिटलर यानी कि वो शिको। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने रेस्टोरेंट के प्रॉफिट का एक रिपोर्ट शिको के पेरेंट्स को दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा फैसला लेंगे। उन्हें भी तो पता चले कि अगर उनका बेटा यहाँ पे हेड शेफ रहा तो ये रेस्टोरेंट कभी मुनाफे में नहीं चलेगा। वैसे शिको की गैर मौजूदगी में एला और रेमंड के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है दोस्तों।
दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। अगले दिन उस इन्फ्लुएंसर कपल को एला एक और लाजवाब डिश बना के देती है, जिसे खाकर वो और खुश होते हैं। अब उनको देखकर दूसरे टेबल पे बैठी वो औरत उसी डिश को ऑर्डर करके उसका स्वाद लेती है। तो इन्फ्लुएंसर कपल एला के साथ एक सेल्फी भी खिंचवा लेते हैं। दूसरी ओर एक आदमी कोई डिश ऑर्डर करता है और लगता है वो खुद भी शेफ है दोस्तों। शिको उसे सर्व करने जाता है, लेकिन वो डिश को वापस कर देता है। कहता है इसका टेस्ट ओरिजिनल नहीं लग रहा। अब शिको तो पहले से गुस्सा रहता है, वो और गुस्सा हो जाता है। किचन में सभी पे चिल्ला देता है कि जरूर वही आदमी फूड रिव्यूअर होगा और वो मेरे रेस्टोरेंट के बारे में और मेरे बारे में आर्टिकल में नहीं लिखेगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ना ही बेस्ट शेफ का खिताब मिलेगा। अगले सीन में उस इन्फ्लुएंसर कपल का तीसरा दिन होता है। आज भी एला का लाजवाब डिश टेस्ट करके वो एला की बहुत ही तारीफ करते हैं और उन्हें देखकर पास के टेबल पर बैठी वही औरत सेम डिश ऑर्डर करती है। सब बढ़िया चल रहा होता है और ज्यादा कस्टमर्स भी आने लग जाते हैं। इस वजह से शिको किचन को मैनेज नहीं कर पाता, पर हाँ वो टेंशन में अपना चाकू ढूंढने में टाइम वेस्ट जरूर कर रहा होता है। तो एला तो उससे तंग आ जाती है और उसके सामने एक प्याज लेकर दूसरे चाकू से काट कर दिखाती और कहती कि देखा, तुम्हारे चाकू की कोई जरूरत नहीं है। सब्जी किसी भी चाकू से कट जाती, बस काटना आना चाहिए। और चाकू से कुछ नहीं बदलता, ना उससे स्वाद बदलता है और ना ही फूड की क्वालिटी खराब होती, समझे। इसलिए चाकू चाकू नारा छोड़ो और काम पे ध्यान दो। इस तरह वो शिको को बहुत ही बुरी तरह डांट देती है सभी के सामने और शिको की बोलती बंद हो जाती दोस्तों, क्योंकि अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए वो चाकू का बहाना कर रहा है। तीसरे दिन का डिश खाकर वो इन्फ्लुएंसर कपल बहुत ही सेटिस्फाइड होते हैं। इसी बीच रेमंड एला से कहता है कि मुझे सिंगापुर में एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिला। पता है क्या है, एक बड़े रेस्टोरेंट में बिजनेस कंसल्टेंट की जॉब मिली और उस रेस्टोरेंट के किचन का हेड शेफ चुनने की जिम्मेदारी भी मुझे दी गई है और मेरे जहन में तुमसे अच्छी हेड शेफ कोई और नहीं है। क्या तुम्हें मंजूर है? तो एला कहती ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम पहले अपने जॉब में ज्वाइन तो करो, फिर मुझे बुला लेना वहाँ पे। दूसरी ओर काल एक खास डिश बनाता है। एला उसको टेस्ट करती है तो दंग रह जाती, क्योंकि वो वाकई में बहुत ही लाजवाब होता है। वो काल की बहुत ही तारीफ करती है। इस वजह से काल अपना ईगो साइड रख देता है और एला के बारे में उसका जो भी विचार थे सब बदल जाते हैं। एला के लिए उसकी इज्जत बढ़ जाती है। इसी बीच इनको एक नए गेस्ट की बुकिंग मिलती है। एक कपल जो 17 साल से डेट कर रहा है, उनकी शादी होने वाली है। और जब ये बात शेफ्स को पता चलती है तो वो अमेरिकन इंटर्न मजाक करने लगता है कि 17 साल बाद इनकी शादी हो या ना हो, किसको फर्क पड़ता है यार। और तो और वो एक सेम सेक्स कपल है। ये बातें जानकर वो हंस पड़ता है और उनका मजाक उड़ाने में लग जाता है। उसकी बातों से काल को तो बड़ी चिढ़न होती है, क्योंकि काल खुद गे है दोस्तों। असल में मैनेजमेंट ने तो कब का फैसला ले लिया था कि इस अमेरिकन इंटर्न को निकाल दिया जाए, लेकिन ये लोग हैं कि उस पर तरस खाकर उसे निकालना नहीं चाहते। पर अब ये हद पार कर रहा है दोस्तों और किचन में कोई खास काम भी नहीं करता। तो एला काल से कहती कि आप ही उसको बता दीजिए कि उसे अब यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। काल बड़ा खुश होता है कि मुझे उस निकम्मे को नौकरी से निकालने का मौका मिल रहा है, मजा आएगा। बहुत मजाक उड़ाता है ना गे लोगों का ये। फिर रेमंड किचन में आता है। एला कहती कि शिको देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी, तुम बाहर ही रहो। पर रेमंड तो बिंदास कहता है अब वो नहीं आएगा। अब तक तो उसके पेरेंट्स ने खुद ही उसको हेड शेफ की नौकरी से निकाल दिया होगा, क्योंकि मैंने अपनी रिपोर्ट में साफ साबित कर दिया है कि शिको के रहते ये रेस्टोरेंट कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। पर इतने में शिको आ जाता है और रेमंड को डांटता है कि मैं जानता हूँ तुमने रिपोर्ट में क्या लिखा है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे काम से निकाल देंगे? तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, समझे। अब निकलो यहाँ से। और तब एक नई डिश बनकर आती है। एला उसे टेस्ट करने वाली होती है, लेकिन शिको कहता है कि यहाँ का हेड शेफ मैं हूं ना, इसे मैं टेस्ट करूंगा। वो डिश टेस्ट करता है और कहता है कि ये तो एकदम भद्दा लग रहा है, इसमें तो आलू स्टफ किया जाता है, लेकिन तुमने ये क्या स्टफ करके रखा हुआ है। तो एली कहती है इसमें दिक्कत क्या है, कस्टमर ने खुद कहा कि आलू की जगह प्याज भरो और वही तो हम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से काफी टेस्टी भी है। इतने में रिसेप्शनिस्ट काफी टेंशन में भागी चली आती है। असल में वो सेम सेक्स कपल जो 17 साल से डेट करने के बाद शादी करने वाला था, उनकी शादी चर्च में नहीं हो पाई, क्योंकि चर्च ने उनकी शादी करवाने से इनकार कर दिया। इसीलिए वो इस रेस्टोरेंट में शादी करना चाहते हैं। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट किया तो उसको हाँ कहना पड़ गया कि ठीक है कर लो यहीं पे। इसीलिए वो डर डर कर इनको बता रही है कि पता नहीं अब ये लोग क्या बोलेंगे। लेकिन एला कहती है कोई बात नहीं, हम उनकी शादी के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर देंगे। एला फिर रेस्टोरेंट को एकदम अच्छे से रेडी करवा देती है जहाँ वो कपल शादी कर सके। तब वहाँ पे एक गे आदमी आता है जो उस कपल की तरफ से एला को बहुत ही थैंक करता है कि लास्ट मोमेंट में आपने हमारी उलझन सुलझा दी। फिर वो काल से बात करने जाता है और इनकी बातों से पता चल जाता है कि ये काल का गे पार्टनर है। वो काल से कहता है कि तुमने यहाँ किसी को बताया तो नहीं। काल कहता है कि बता देता तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते, ये मुझे नौकरी से निकाल देते, इसीलिए सोचा बाद में बताऊंगा। पर दोस्तों वो अमेरिकन इंटर्न गेज का मजाक उड़ाना नहीं थकता और फिर काल चिढ़कर उसे स्टोर रूम में लेके जाता है और अकेले में कहता है कि तुम्हें पता है तुम जैसे निकम्मों को किसी का मजाक उड़ाने का भी हक नहीं है। तुम्हारे बाप के पास तो बहुत पैसा होगा ना, तभी तुम्हें यहाँ भेज दिया।
लेकिन तुम्हारी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, आज ही काम से निकाल दिया जा रहा है तुमको, निकलो। और वो अमेरिकन इंटर्न शॉक। फिर काल बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। दूसरी ओर शादी के लिए डिशेस तैयार किए जाते हैं। शादी वाली जोड़ी आ जाती है और दोनों एला और दूसरों को बहुत ही थैंक करते हैं कि आप लोगों ने हमको यहाँ पे शादी करने की परमिशन दी, उसके लिए थैंक्स। इनमें से एक डॉक्टर है और उसके पेरेंट्स की इस शादी के लिए राजी नहीं है, इस बात से वो दुखी भी है। खैर इनकी ये शादी तो होती है, शादी एक औरत करवाती है दोस्तों। और तभी एक आवाज आती कि रोको शादी को। असल में एक पार्टनर का पिता आया होता है। वो कपल घबरा जाता है कि कहीं ये शादी रोकने तो नहीं आ गया, पर पापा कहते हैं नहीं बेटा, तुम्हारे भाई बहनों ने मुझे समझा दिया है कि आजकल गे मैरिजेस काफी नॉर्मल है और मुझे भी लगा कि अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मुझे इनकार नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए आया हुआ हूँ। सब कुछ बढ़िया संपन्न हो जाता है। दूसरी ओर स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है और तभी वो अमेरिकन इंटर्न बताता है कि हम सबसे पहले से जानते हैं कि आप गे हो। तो काल चौंक जाता है कि तुम्हें कैसे पता चला। वो कहता है पता चल जाता है सर। और ये सुनकर काल को थोड़ी हिम्मत आ जाती कि अब मुझे अपने पार्टनर से छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी को तो पता चल चुका है। वो बाहर आकर अपने पार्टनर को हक करके उसे किस करता है। सब उन्हें चेयर करते हैं। उस दिन भी वो औरत आई होती है जो हमेशा पास वाले टेबल के डिशेस को ऑर्डर करके खाती रहती है। असल में वही तो है दोस्तों फूड रिव्यूअर, जो बेस्ट शेफ मैगजीन में आर्टिकल लिखने वाली है। 3 दिन इनके रेस्टोरेंट में खाकर वो इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि एला ही इस साल की बेस्ट शेफ है। रेस्टोरेंट के बारे में भी उसने बहुत अच्छा रिव्यू लिखा होता है। सब बड़े खुश होते हैं और एला को बधाई दी जाती है। पर खड़ूस और मेल शॉविनिस्ट शिको को इस बात से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो तो किचन ठीक से चला नहीं पाया, लेकिन एक औरत ने ये कर दिया तो बस उसको चिढ़न हो गई। वो एला की बुराई करने लग जाता है कि पहले तो तुम मेरे साथ क्लोज थी और मैं कोमा में था तो तुम रेमंड के साथ क्लोज हो गई। क्या है ये? जरूर तुमने उस रिव्यूअर के लिए भी कुछ फेवर्स किए होंगे, इसीलिए उसने तुम्हें इतना बेस्ट शेफ का आर्टिकल दे दिया। फिर एला बताती कि रिव्यूअर आदमी नहीं एक औरत थी, समझे। तब जाकर शिको को अपनी गलती का एहसास होता है और पता चल जाता है कि एला की असली टैलेंट क्या है। और एला को तो दोस्तों अब शिको से बड़ी घिन आने लग जाती है। वो कुछ नहीं कहती लेकिन उसको दिक्कत होती है उससे। फिर वो अपना यूनिफॉर्म उतार कर फेंक देती है और चल देती है वहां से। शिको उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन अब गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने से क्या फायदा, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अगले सीन में एला को दिखाते हैं जो अब चैन से अपने घर में कुकिंग कर रही है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट के किचन में शिको हमेशा की तरह हर किसी को डांट फटकार रहा है, किसी को चैन से अपना काम नहीं करने देता। दूसरी ओर एला के घर रेमंड आता है और उसी के लिए एला कुकिंग कर रही है दोस्तों। वो बताता है कि सिंगापुर का ऑफर कंफर्म हो चुका है, तुम्हारा जॉब भी पक्का हो चुका है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा टिकट भी मैं करवा दूं बुक, दोनों साथ चलेंगे। एला तुरंत हाँ कर देती है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट में शिको सारे कस्टमर्स की बुकिंग कैंसिल करने को कह देता है। कस्टमर्स गुस्सा हो जाते हैं कि आखिरी वक्त में कैंसिल करने का क्या मतलब, तुम लोग इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। कुछ देर के बाद रिसेप्शनिस्ट किचन में भागी चली आती है, कहती है कि सर एक कस्टमर आपसे मिलना चाह रही है। शिको कहता है मैं नहीं मिलना चाहता किसी से, उसको कह दो कि वो चली जाए। लेकिन इतने में वो कस्टमर खुद किचन के अंदर आ जाती है और ये कोई और नहीं महाशय की बदकिस्मत माँ है। वो शिको को बाहर ले जाकर अकेले में उससे बात करती है, कहती कि बेटा मेरे सामने 30 मार बनने की एक्टिंग करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम्हारी खूबियां भी जानती हूँ, तुम्हारी कमियां भी जानती हूँ, इसलिए कबूल कर लो कि तुम इस रेस्टोरेंट को चलाने के काबिल नहीं हो, हेड शेफ बनने के काबिल नहीं हो। इस रेस्टोरेंट को एक बहुत ही अच्छे हेड शेफ की जरूरत है और वो हेड शेफ है एला। जाकर उससे बात करो और उसे ये किचन चलाने दो, उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। अपना ईगो साइड रखो और उसके पास जाओ। तो शिको टूट जाता है और रो पड़ता है। वो एला से मिलने जाता है दोस्तों। वहां एला तो सिंगापुर जाने की तैयारी कर रही होती है। अब शिको उसके लिए कोई गिफ्ट लेके जाता है, तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, इसे कचड़े में डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। फिर शिको उससे माफी मांगता है, कहता है कि मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ यार और सुधरना चाहता हूँ। अब से वो किचन तुम्हारा है, तुम उसको अपने तरीके से चलाना। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन कम से कम रेस्टोरेंट की खातिर तो प्लीज वापस आ जाओ। एला उसका गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें एक चाकू होता है जिस पर एला का नाम तराशा गया है। लगता है शिको को चाकू के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं दोस्तों। शिको के जाने के बाद एला बहुत ही दुविधा में होती है कि क्या फैसला करूं यार। एक तरफ रेमंड है जो टिकट्स बुक करने जा रहा है, वो पूछता है कि तुम अभी भी अपना फैसला बदल सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अगले सीन में एला वापस उस किचन में एंटर करती है। उसको देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। एला कहती है कि मैं सिर्फ आज एक दिन के लिए आई हूँ और वो भी आप सभी की खातिर। फिर आज का मेन्यू देखकर वो सभी को इंस्ट्रक्शंस देती है कि क्या क्या करना है। उस दिन एक बहुत बड़ा टेबल बुक होता है जहाँ पे एक बुजुर्ग कपल अपने बच्चों के साथ आए होते हैं। इस कपल का डिवोर्स होने जा रहा है और इस बात को वो डिनर के दौरान अपने बच्चों को बताते हैं। अब बच्चे लोग तो चौंक जाते हैं कि पेरेंट्स इतने साल जीने के बाद ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं। सबकी पसंद की डिशेस ऑर्डर की जाती है।
एक स्पेशल डिश का कोई इंग्रेडिएंट किचन में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके बिना एला उस डिश को बना के देती है। उन्हें खाना पसंद तो आता है, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे उस स्पेशल डिश में कुछ मिसिंग था। और फिर अगले सीन में एला एयरपोर्ट पहुंच जाती है, जहां पे रेमंड उसका इंतजार कर रहा है। पर एला अपने साथ कोई लगेज नहीं लेकर आई। वो बेचारा समझ जाता है कि एला ने पक्का यहीं रुकने का फैसला कर लिया है और कुछ नहीं पूछता। वो सिर्फ एला के माथे पे किस करके कहता है, तुम जहां भी रहो खुश रहो, अपनी मर्जी की लाइफ जियो। अगले सीन में एला रेस्टोरेंट के किचन में लौट आती है, सभी को बताती कि मैं सिंगापुर का ऑफर रिजेक्ट कर चुकी हूँ, मुझे इस किचन का हेड शेफ अपॉइंट किया गया है, अब मैं यहीं पे रहूंगी आप सभी के साथ। तो बाकी शेफ्स की खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर क्या था, एला की लीडरशिप के नीचे यहाँ पे रोज तरह तरह के नए डिशेस बनाए जाते हैं और कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाता है। रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा चलता है दोस्तों, और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। वैसे हम बड़े आराम से रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, लेकिन वहाँ किचन की दीवारों के पीछे क्या होता है, कितने इमोशंस होते हैं, दुख दर्द, काम करने के अलग अलग तरीके, इस तरह की कई बातें होती हैं दोस्तों जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। इस सीरीज में वही सब दिखाने की कोशिश की गई है। वेल, अगर आपको ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरीज पसंद है जहाँ खाने या ड्रिंक से ज्यादा लोगों के दिल धीरे धीरे हील होते हैं, तो हम आपके लिए एक एक्स आर्मी लड़की और इमोशंस को महसूस करने वाले एक जेन्युइन ब्रो मास्टर की ये कहानी लेकर आ गए हैं, जो सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि हीलिंग और जिंदगी को नए नजरिए से देखना भी सिखाती है। यकीन मानिए दोस्तों, ये जर्नी भी आपके दिल को छू लेगी। तो स्क्रीन पे दिख रही ये सीरीज जरूर क्लिक करिए। लेकिन एंटरटेनमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, अगला सरप्राइज स्क्रीन पे आपका वेट कर रहा है। आइए वहां पे मिलते हैं रॉकर्स सीधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।